सा डिस्कशन करेंगे 27 जन का ही, ठीक है। तो शिफ्ट 1 के कंपैरिजन में शिफ्ट 2 के जो क्वेश्चन थे मैथमेटिक्स में थोड़े से टफर साइड पे थे, ठीक है। उन दोनों को कंपेयर करेंगे, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन ऐसे नहीं थे जो कि सॉल्व नहीं होंगे, बहुत इजी हैं। और अभी हम लोग देखेंगे कि कौन से क्वेश्चन क्वेश्चन पे किस तरह से अप्रोच करना चाहिए। ऑल दो सॉल्यूशंस अभी हमारे पास हैं ही, और वो हम अपलोड भी कर देंगे, ठीक है। आप लोग लिंक में देख लेना, यू विल गेट दी लिंक। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर प्रोबेबिलिटी का है, जिसमें आपके पास 6 ब्लैक और 9 रेड बॉल है, ठीक है। आपको ड्रॉ करने हैं 4-4 बॉल 2 बार विदाउट रिप्लेसमेंट। इसमें पहले 4 बार क्या आना चाहिए, आपके पास ब्लैक बॉल्स आनी चाहिए, ठीक है। फर्स्ट 4 बॉल्स आर ब्लैक। और जब दूसरी बार क्या आना चाहिए, आपके पास 4 बॉल कैसे आनी चाहिए, रेड आनी चाहिए। तो बहुत सिंपल है। तो सबसे पहले प्रोबेबिलिटी आप किसकी लिखोगे, 6C4, मतलब आप कितने तरीके से ब्लैक बॉल निकाल सकते हो। और अभी आपके पास कितने हैं, टोटल 15 है, 15C4 विदाउट रिप्लेसमेंट है। तो इसलिए सेकंड वाले में आपके पास क्या रह जाएंगे, 4 कम हो जाएंगी, तो 11C4। और 9 में से आपको 4 सेलेक्ट करनी है क्योंकि 9 रेड बॉल है। तो दिस इज योर आंसर, ठीक है। बहुत सिंपल है। और नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग अगर देखोगे तो आपको ध्यान से क्लास में बार बार एक आप चीज बताई गई थी कि अगर आपके पास कोई भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन आता है तो प्लीज ड्रॉ द डायग्राम, ठीक है। यही क्वेश्चन काफी सारे कोचिंग्स ने बहुत लेंथी मेथड से सॉल्व किया है, ठीक है। लेकिन आप अगर डायग्राम बनाएंगे यू विल डेफिनेटली गेट द आंसर। और देखो इसमें लिखा क्या है, पहले पढ़ लेते हैं। लाइन x+5 टचेस द सर्कल। अब आप बोल रहे हैं कि लाइन टच कर रही है, तो टच करती हुई लाइन टेंजेंट होती है। टेंजेंट तो सिलेबस में नहीं था, पर लेकिन फिर भी चलो आगे करते हैं, ठीक है। ये सर्कल की इक्वेशन है। द डिस्टेंस ऑफ ओरिजिन फ्रॉम इट्स पॉइंट्स ऑफ कांटेक्ट इज 4√2, ठीक है। तो ये आपके पास डायग्राम बन जाएगा। ओरिजिन से आपने टेंजेंट ड्रॉ करी, 4√2 इसका डिस्टेंस है। आर रेडियस है जो कि आपको पता है, आर स्क्वायर कितना है 50। अल्फा बीटा इसका सेंटर हो गया। आपको पूछा हुआ है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, तो आप ये चीज समझने की कोशिश करो, आपको अल्फा बीटा सेपरेटली निकालने की जरूरत शायद ना पड़े, ठीक है। आप सिंपल क्या करो, इसमें पाइथागोरस थ्योरम आप अप्लाई करो। तो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते ही आपके पास डायरेक्टली क्या आएगा, क्योंकि जो ओसी है उसी के अंदर क्या आएगा, अंडर रूट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आएगा। तो आपको उसी की वैल्यू बतानी है। यू डोंट नीड टू फाइंड आउट सेपरेटली अल्फा एंड बीटा, इवन इफ यू कैन, ठीक है। तो आपने वो लगाया, सीधा सीधा आपका आंसर आ गया 82। बहुत सिंपल है। तो आप ये सोचो जरा, अगर 10th क्लास के बच्चे को भी पता होता कि यहाँ से हम सेंटर और रेडियस निकाल के देख सकते हैं, तो फिगर बना के वो भी सॉल्व कर सकता, ठीक है। नेक्स्ट आपको ट्रिग्नोमेट्रिक दी हुई है, एक इक्वेशन है 7 सॉल्यूशंस इन 0 से n π/2। अब बहुत सिंपल है, सबसे पहला काम क्या होगा, आपको ये ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन आपको सॉल्व करनी होगी। तो बहुत सिंपल है, इसमें 10 को किस में कन्वर्ट कर लेंगे, सेक में। तो आपके पास एक क्वाड्रेटिक बन जाएगी, और क्वाड्रेटिक के फैक्टर करके आपको सेक की 2 वैल्यू मिलेंगी, ठीक है। एक वैल्यू -12 आएगी, तो आपको पता है कि सेक की वैल्यू -12 तो आ ही नहीं सकती है, तो देयरफॉर द वैल्यू ऑफ सेक विल बी 3। तो वहां से cos x कितना आ गया, 1/3। अब आप सोचो कि इसके आपको 7 सॉल्यूशंस चाहिए, तो cos x 1/3 कितनी बार बन पाएगा अगर आप 0 से स्टार्ट करते हैं। तो आपको पता है 0 से 2 पाई में कितनी बार बन पाएगा, 2 बार। एक फर्स्ट क्वाड्रेंट बन पाएगा, एक सेकंड में। तो इसी तरह से आपको अगर 6 तक आप चले जाओगे, 6 पाई तक, तो आपको 6 सॉल्यूशन मिल जाएंगे। एक और चाहिए आपको 6 पाई प्लस π/2। तो इसलिए n की वैल्यू वहां से कितनी आ जाएगी, 13। n की वैल्यू 13 आते ही देखो क्या पूछा हुआ है, ये पूछा हुआ है शिफ्ट 1 में भी एजीपी का क्वेश्चन था, यहां पर भी है। आपको n की वैल्यू पता है, एजीपी का सॉल्व करने का तरीका आपको शिफ्ट 1 वाले उसमें भी मैंने बताया था। कॉमन रेशियो जो है उससे आप मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट कर दोगे, यू विल गेट द आंसर। और यही तरीका है आंसर निकालने का एजीपी के लिए। आपको फॉर्मूला याद करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन ऐसे हैं जो हम कर सकते हैं, बहुत इजीली डुएबल क्वेश्चंस हैं। अब ये देखो, द वर्टिसेस ऑफ अ ट्राइंगल एबीसी, आपको परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है ऑर्थो सेंटर का साइड से, ठीक है। वो मान लेते हैं L1 L2 L3 है, तो आपको ये बताना है L1 स्क्वायर प्लस L2 स्क्वायर प्लस L3 स्क्वायर। और आपको क्लास में कई बार बताया गया था कि जब भी आपके पास ऐसे ट्राइंगल्स हो, वर्टिसेस हो, तो आप ये जरूर पता करो कि कोई स्पेशल ट्राइंगल तो नहीं है। आप पता करोगे तो आपको पता चलेगा तीनों साइड बराबर हैं और एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल में ऑर्थो सेंटर, सर्कम सेंटर, सेंट्रोइड एक ही होता है। तो ऑर्थो सेंटर निकालने के लिए आप सेंट्रोइड का फॉर्मूला लगाओगे, ठीक है। और वही क्या होगा, ऑल्टीट्यूड भी होगा, तो इससे उसका डिस्टेंस उसके मिड पॉइंट से वही आपके पास L1 आ जाएगा। तो सेंट्रोइड निकाल लिया, इसका मिड पॉइंट निकाल लिया आपने, वही L1 आ गया। क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो L1 L2 L3 तीनों कैसे होंगे, सेम होंगे।
ठीक है, तो वहां से L1 निकालने के बाद बहुत इजीली आपको डिस्टेंस फॉर्मूला ही लगाना है। एंड इट हैज बीन टोल्ड मेनी टाइम्स, स्पेशल ट्राइंगल है, आप ये जरूर चेक कर लो। ठीक है, तो ये क्वेश्चन कर सकते थे आप। ऐसे क्वेश्चन हम लोग सेट में ही स्टार्टिंग में करते हैं। ठीक है, ये तो आप हिट एंड ट्रायल से भी कर सकते हो और ऑप्शन से भी बना के कर सकते हो। नंबर ऑफ सबसेट्स आपको पता होने चाहिए कि अगर आपके पास m एलिमेंट है तो नंबर ऑफ सबसेट्स क्या होते हैं, 2 रेज टू द पावर m। इसका डेरिवेशन भी हमने क्लास में किया हुआ है। तो n एलिमेंट्स के 2 रेज टू द पावर n, उनका डिफरेंस कितना है, 56। तो आप या तो लिख करके देख लो, ठीक है, बहुत इजीली आपको पता चल जाएगा। इनमें से तो नहीं होने वाले आसपास, क्यों, क्योंकि इनका तो हाईएस्ट यहाँ तक 32 है, तो डिफरेंस 56 कैसे आ जाएगा, आपको आगे जाना पड़ेगा। थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपका ऑर्डर पेयर क्या बन रहा है, 6,3। आ गया आपका आंसर। तो इसी तरह से सारे काफी सारे क्वेश्चन थे। ये पीडीएफ जो है आप देख लेना, शेयर कर देंगे पीडीएफ। अब सिंपल है, यहाँ पर भी tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला लगाओ, और आपको दिया हुआ पॉजिटिव वैल्यूज ऑफ x, तो जो x पॉजिटिव आएगा बस नंबर ऑफ पॉजिटिव वैल्यूज बतानी है, एक पॉजिटिव आया एक नेगेटिव, तो आपको आंसर मार्क करना होता है। दोबारा देखो, कोफिशिएंट वाला क्वेश्चन आया, शिफ्ट 1 में भी बायनोमियल पे क्वेश्चन आया था, और अभी भी बायनोमियल पे यहाँ पर क्वेश्चन आए हैं। 2 क्वेश्चन आपको देखेंगे तो यहाँ पर, और पैटर्न दोनों में सेम ही चल रहा है। ठीक है, तो जो वेटेज है आप समझ के चलो कि ऑलमोस्ट सेम ही रह रही है। 1 माइनस एक्स के पावर 2008, इसमें आपको क्या निकालना है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स रेज टू द पावर 2012। अब ये क्या है, जीपी है, तो आपने क्या किया, जीपी का फॉर्मूला लगाया और यहाँ पर इसका एक्सप्रेशन को इस तरह से लिख लिया। 1 माइनस एक्स आपने डिवाइड कर दिया, कोफिशिएंट इसमें एक्स के पार्ट 2012 का ढूंढोगे, अगर यहाँ पर आपने इसमें एक्स मल्टीप्लाई किया तो वहां पर 2011 का ढूंढोगे। ठीक है, लेकिन आपको पता चलेगा कि जब आप टी आर प्लस वन जनरल टर्म लिखोगे तो आपको वो पावर लाने के लिए, यहाँ 2012 लाने के लिए पावर, यहाँ 2011 लाने के लिए पावर, आपको आर जो है फ्रैक्शन में आएगा, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। तो देयरफॉर देयर इज नो पॉसिबल वैल्यू ऑफ आर। इसका मतलब क्या है, ऐसा वो कोफिशिएंट है ही नहीं इसके अंदर, देयरफॉर द कोफिशिएंट इज 0। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए थे, पी वाई क्यू में भी डिस्कस किए थे इस तरह के क्वेश्चंस, और कहा था कि इस तरह के क्वेश्चंस आने के चांसेस बहुत ज्यादा है, जिसमें आपके पास ये रूट्स इसके अल्फा और बीटा है, और ये रिलेशन दिया हुआ है एस एन में, और आपको ये बताना है। तो बहुत सिंपल होता है, इसमें क्या करना होता है कि आप ये रिलेशन जब दिया हुआ है आप उसको यूज करोगे कि अल्फा इसका रूट है तो इस अल्फा इसको सेटिस्फाई करेगा, बीटा रूट है तो बीटा सेटिस्फाई करेगा। S10 और S11 निकालो, क्योंकि हर जगह कहाँ क्या क्या चीजें दी हुई हैं, S10, S11 और S12। तो आप S10 और S11 लिखो, फिर उनमें रिलेशन देखेंगे, ऐड करते हैं तो यहाँ 1 प्लस अल्फा आएगा, जो कि आप यहाँ से सीधा का सीधा 1 प्लस अल्फा की वैल्यू अल्फा स्क्वायर रख सकते हो। तो ये अल्फा की पावर 10 और वो अल्फा स्क्वायर, तो अल्फा की पावर 12, ऐसी बीटा की पावर 12, तो दिस विल बी S12। ठीक है, और ऐसा नहीं, ऐसा क्वेश्चन पहली बार देखा है आपने, दिस हैज बीन डन मेनी टाइम्स। अब नेक्स्ट उस पे आते हैं, देखो ये एपी का क्वेश्चन है, कितना सिंपल है, कॉमन डिफरेंस कितना है इसका, डी है, और यहाँ बहुत होशियारी से पूछ लिया कि फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द एंड। तो यार आप ज्यादा दिमाग नहीं भी लगा रहे कि एंड से 20th टर्म जो होगा फर्स्ट से कितना होगा, कोई बात नहीं, आप यहीं से सीरीज स्टार्ट कर दो। आपका फर्स्ट टर्म ये हो गया तो यहाँ से आप 20th टर्म निकालो, सिंपल है। आपका फर्स्ट टर्म ये है 20 माइनस वन इंटू डी। ठीक है, यहाँ से आपका डी -3/4 है, जब उल्टा चलेंगे तो +3/4 हो जाएगा। तो आपको सिर्फ इतना ही काम करना था, 10th क्लास का बच्चा भी इनफैक्ट ये कर सकता है। और आप ये देखो, अभी इस वाले में आपको बहुत एक इंपॉर्टेंट चीज देखने को मिलेगी कि ये जो क्वेश्चन आया हुआ है इंटीग्रेशन का, देखने में हर बार की तरह बेकार ही लग रहा है, लेकिन आप थोड़ा बहुत भी दिमाग लगाओगे, इवन आपने एनसीईआरटी भी करी होगी, तो आपको बहुत आइडिया लग जाएगा कि इसमें क्या करना है। तो यहाँ पे मैंने एनसीईआरटी का क्वेश्चन भी यहाँ पे छापा हुआ है, एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन है ये। ठीक है, यहाँ पर भी क्या होगा, चलो ये थोड़ा सा बड़ा दे दिया इन्होंने, लेकिन आपको जो टर्म प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है वो कौन सा, tan इनवर्स वाला। तो यहाँ पर भी क्या करोगे आप, tan इनवर्स x रेज टू द पावर 4 को टी लोगे। सिमिलरली यहाँ पर भी ये वाला टर्म है जो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, तो tan इनवर्स एक्स क्यूब प्लस 1/x³ को आप टी ले लो, और उसके बाद बहुत इजीली क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, और आपने थोड़ा बहुत भी उसमें एनसीईआरटी वाला पोर्शन किया होगा तो आप उसको कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं, जो कि हमारे पास क्वेश्चन है लिमिट का, लिमिट x टेंड्स टू 0। और ऐसे क्वेश्चन ये आपके लिए बिल्कुल नए नहीं है। ठीक है, हमने क्लासेस में डिस्कस किया है, मॉड्यूल्स में डिस्कस किया है, ऐसे काफी सारे क्वेश्चन डिस्कस किए हैं जिसमें आपको मल्टीपल वेरिएबल्स की वैल्यू निकालनी होती है लिमिट के अंदर। अब ये लिमिट फाइनाइट आ रही है, 1/3 आ रही है। ठीक है, जब ये लिमिट फाइनाइट आ रही है 1/3 है,
तो इस नीचे 0 है तो ऊपर भी 0 बनना चाहिए। तो आप 0 रखोगे तो क्या आएगा, ऊपर भी 0 बनेगा। तो x की वैल्यू 0 रखिए, तो यहाँ से क्या आ गया हमारे पास, बीटा की वैल्यू आ गई -3। ठीक है, अब हमने क्या किया, लॉपिटल रूल लगाया, डिफरेंशिएट किया, डिफरेंशिएट करने के बाद हमारे पास ये चीज आई। अब यहाँ पर नीचे 0 बन रहा है तो ऊपर भी 0 बनना चाहिए, तो आप दोबारा ऊपर 0 रखो, आपके पास 0 आना चाहिए। तो वहां से आपके पास क्या आ गया, अल्फा आ गया। तो अल्फा भी आ गया और बीटा भी आ गया। आपको पूछा क्या हुआ है, आपको पूछा है 2 अल्फा माइनस बीटा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक चालाकी जेई एनटीए कर सकता था लेकिन नहीं करी है, वो ये है कि यहाँ पे हमने अभी 1/3 का यूज ही नहीं किया। ठीक है, अगर मान लो यहाँ पर 1/3 की जगह कोई और वैल्यू लिखी होती तो क्या फिर भी ये आंसर होता, नहीं होता। क्योंकि जब इसको आप सॉल्व करोगे अल्फा और बीटा को लेकर के और इसकी लिमिट निकालोगे ये वाली वैल्यू लेकर के, अल्फा इक्वल टू 1 और बीटा इक्वल्स -3, तब आपके पास 1/3 ही आता है। ठीक है, लेकिन अगर कोई ऑप्शन ऐसे होता जिसमें लिखा होता देयर आर नो पॉसिबल वैल्यूज ऑफ अल्फा एंड बीटा, और 1/3 की जगह पे कुछ और लिखा होता, 1/3 की जगह पे लिखा होता लेट अस से 2/3 लिखा होता, तब इस क्वेश्चन का आंसर नन ऑफ दिस ही होता। या फिर अगर ऐसा ऑप्शन होता कि देयर आर नो वैल्यूज ऑफ अल्फा एंड बीटा, वो होता। तो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन अगर ऑप्शन में आपके पास ऐसा चीज नहीं लिखी हुई है तो देयर इज नो नीड टू चेक, आप सीधा आगे बढ़ सकते हो। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी इजी था। अब इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का ये बहुत ही बेसिक और कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, और आपको अगर पता है इंक्रीजिंग फंक्शन क्या होता है, डेरिवेटिव से कैसे रिलेट करते हैं, तो आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। gx दिया हुआ है लेकिन f डबल डैश x क्या है, पॉजिटिव, तो इससे हम क्या निकाल सकते हैं कि f डैश x क्या होगा, इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। ठीक है, और आपको दिया हुआ है gx इस इंटरवल में डिक्रीजिंग है और इस इंटरवल में इंक्रीजिंग है। तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग निकालने के लिए डेरिवेटिव करोगे, हमने डेरिवेटिव किया। तो पहला हमने यहाँ पर ले सकते हैं केस कि जी डैश एक्स ग्रेटर देन 0, मतलब इंक्रीजिंग के लिए देख रहे हैं। आपका आंसर इनफैक्ट इसी से आ जाएगा। तो आप इंक्रीजिंग के लिए देखोगे तो यहाँ पर आपके पास क्या आएगा, दिस शुड बी पॉजिटिव, तो एफ डैश एक्स बाई 3 शुड बी ग्रेटर देन दिस। अब आपको पता है अगर एफ डबल डैश पॉजिटिव है तो एफ डैश एक्स इज इंक्रीजिंग, तो इसका मतलब क्या हुआ, x1 ग्रेटर देन x2 के लिए f डैश x1 किससे बड़ा होना चाहिए, f डैश x2 से बड़ा होना चाहिए। यहाँ पर क्या है, f डैश दिस ग्रेटर देन दिस और f डैश इंक्रीजिंग है, तो इसका मतलब जो अंदर है इसके बैठा हुआ x/3, यहाँ पे 3 माइनस एक्स, तो x/3 शुड बी ग्रेटर देन 3 माइनस x1 शुड बी ग्रेटर देन x2। वहां से आपका डायरेक्टली क्या आ गया, x ग्रेटर देन 9/4, दूसरे के लिए क्या आ जाएगा, लेस देन 9/4, और हमें पता है 0 से 3 के बीच में, तो 0 से 9/4 और 9/4 से 3, तो इसका मतलब हमारे पास अल्फा कितना आ गया, 9/4, और हमें इसमें निकालना है 8 अल्फा निकालना है। ठीक है, तो आप 8 से मल्टीप्लाई कर दो, यू विल गेट 18। तो बहुत सिंपल, एकदम कॉपी बुक स्टाइल क्वेश्चन है। और ये देखो, ये मजेदार क्वेश्चन था एकदम, और क्लास में हमने डिवीजन डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा था। ठीक है, डिवीजन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एलिमेंट्स इनटू ग्रुप्स, ये पढ़ा था हम लोगों ने, और बिल्कुल सेम क्वेश्चन इस पर सिमिलर क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, S1 आपको दिया हुआ है, S2 आपको दिया हुआ है, तो आपको बताएं नेचुरल नंबर है या नहीं। एक्चुअली इसको हम किससे रिलेट करते हैं, इसको रिलेट करते हैं हम लोग डिवीजन डिस्ट्रीब्यूशन से, कि वो किसी के नंबर ऑफ वेज बन रहे हैं या नहीं। ठीक है, तो ये हमारे पास 24 फैक्टोरियल हो जाएगा ना, 4 इंटू 3 इंटू 2, 24 फैक्टोरियल अपॉन दिस, और सिमिलरली ये कितना हो जाएगा, 120 फैक्टोरियल अपॉन दिस। अब क्या इसको हम नंबर ऑफ वेज से रिलेट कर सकते हैं, 24, इसको हम क्या बोलेंगे, आपको पता है n फैक्टोरियल अपॉन जितने नंबर ऑफ आइटम होते हैं एक ग्रुप में, दैट फैक्टोरियल इनटू दूसरे ग्रुप में, एंड सो ऑन। तो यहाँ पर आप ये देख सकते हो कि 24 ऑब्जेक्ट्स हैं, उनको हमें डिवाइड करना है किसमें, 6 इक्वल ग्रुप्स में। तो हर एक ग्रुप में कितने एलिमेंट आएंगे, 4 4 4 आएंगे, वही लिखा हुआ है 4 फैक्टोरियल इनटू 4 फैक्टोरियल इनटू 4 फैक्टोरियल, सो ऑन। दिस एक्चुअली रिप्रेजेंट नंबर ऑफ वेज, एंड सिमिलरली ये भी नंबर ऑफ वेज रिप्रेजेंट कर रहा है। देयरफॉर S1 और S2 दोनों ही क्या होंगे, नेचुरल नंबर होंगे। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है, इसमें आपको थोड़ा सा टाइम जरूर लगता, लेकिन इस क्वेश्चन को देखते ही आपको ये जरूर पता चल जाना था कि अच्छा इसमें करना क्या है। ठीक है, दैट यू कैन मेक श्योर। एफ एक्स दिया हुआ है और आपको लिखा हुआ है जी एक्स कैसा है, एक कंटिन्यूस ऑड फंक्शन है, तो आपको इसका मतलब एफ एक्स के बारे में एक इंफॉर्मेशन मिल सकती है। अगर आप एफ ऑफ माइनस एक्स निकालोगे और लिमिट्स चेंज करोगे तो दैट विल कम आउट टू बी इक्वल टू एफ ऑफ माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स। ठीक है, एफ ऑफ माइनस एक्स क्या आ जाएगा, माइनस एफ एक्स के बराबर आएगा। एफ एक्स विल बी ऑड फंक्शन, तो ये जो आपको दिया हुआ है -a to a, एफ एक्स अगर ऑड है तो वो उसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। फिर बचेगा हमारे पास सिर्फ यही, और ये बहुत ही
डायरेक्ट क्वेश्चंस हैं जिसमें आपको पता है कि आप किंग रूल का यूज करके आप क्या कर सकते हो, a प्लस बी माइनस एक्स, फिर उन दोनों को ऐड करेंगे, 1 प्लस सी की पावर एक्स कैंसिल हो जाएगा। ऐसे कई क्वेश्चन हम लोगों ने किंग रूल में किए हैं। लास्ट में आपके पास एक्स स्क्वायर कॉस एक्स बचेगा, उसको आप बाई पार्ट्स लगा के सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो डुएबल क्वेश्चन है, ऑल्दो इट विल कंज्यूम कंपैरेटिवली मोर टाइम। प्लीज जिन जिन का एग्जाम अभी होने वाला है, प्लीज सी टू दीज एनालिसिस, और आप देखोगे कि ट्रेंड सेम ही चल रहा है। ठीक है, कुछ बहुत नया, कुछ बहुत अलग नहीं पूछा जा रहा है। ठीक है, कोई शिफ्ट बहुत कंपैरेटिवली बहुत ज्यादा आसान आ जाती है, लेकिन बाकी नॉर्मल ही है। जो भी हमने क्वेश्चन डिस्कस करे हैं बहुत ही डुएबल क्वेश्चन है। ठीक है, इतने क्वेश्चन तो आप बहुत इजीली पिक कर ही सकते हो। और जैसा मैंने लास्ट टाइम भी कहा था कि आपके पास बाइनोमियल, सीक्वेंस सीरीज, पीएनसी, ये चीजें बचती हैं जिनमें क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, और बिल्कुल आ रहे हैं क्वेश्चन। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चंस हैं, इस तरह की चीजें हैं, आप लोग इनको देख लो एंड दिस विल हेल्प यू अ लॉट। और ऐसा नहीं है इनमें कैलकुलेशन बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड हैं, ऑल्दो इसमें मैंने कहा कि कैलकुलेशन रिक्वायर्ड है, लेकिन रोड मैप बहुत क्लियर है इस क्वेश्चन। ठीक है, तो प्लीज गो थ्रू ऑल ऑफ देम, और ये आपको हेल्प करेंगे जिनका खास करके एग्जाम अभी होने वाला है। ठीक है, तो लेट अस मीट इन द नेक्स्ट सेट।